आज का हमारा जो टॉपिक है वह है महालेखा नियंत्रक परीक्षक। महालेखा नियंत्रक परीक्षक यानी कि CAG, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल। तो आज जो हम पढ़ेंगे वो है महालेखा नियंत्रक परीक्षक कि महालेखा नियंत्रक परीक्षक कौन होता है और महालेखा नियंत्रक परीक्षक का कार्य क्या है और ये होता कौन है और इसे इसका संविधान में क्या महत्व है और संविधान में इसका उल्लेख कहाँ है। तो महालेखा नियंत्रक परीक्षक की अगर बात करें तो जिसे हम CAG यानी कैग भी कहते हैं। महालेखा नियंत्रक परीक्षक को CAG यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल या फिर कैग कहते हैं और यह भारत के लेखा परीक्षण का जो लेखा जोखा होता है उसका मुखिया होता है और यह भारत की एक सर्वोच्च लेखा परीक्षा निकाय है जो सार्वजनिक धन का संरक्षक होने के साथ साथ पूरे देश की संपूर्ण वित्तीय व्यवस्था का नियंत्रक होता है। इसका नियंत्रण जो है राज्य और केंद्र दोनों स्तरों पर होता है। इसका कर्तव्य यह है कि भारत के संविधान और संसद के तहत वित्तीय प्रशासन को कायम रख सके। मतलब कि जो महालेखा नियंत्रक परीक्षक है वह केंद्र के साथ साथ राज्यों के भी सार्वजनिक धन की जांच करता है कि इसका सही तरीके से उपयोग हुआ है या उपयोग नहीं हुआ है। ठीक है। और यह महालेखा नियंत्रक परीक्षक जो है वो संविधान के अनुच्छेद 148 से लेकर 151 तक दिया गया है और संविधान के यह भाग 5 में इसका उल्लेख है। संविधान के भाग 5 में इसका उल्लेख है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इनके बारे में कहा था कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक भारतीय संविधान के अधीन जो एक सर्वोच्च महत्वपूर्ण अधिकारी होता है या फिर अधिकारी होगा जो सार्वजनिक धन का संरक्षक होगा और इस रूप में उसका यह कर्तव्य भी होगा कि वह देखे कि सभी विधानमंडल के प्राधिकार के बिना कि भारत या किसी राज्य की संचित निधि से भी एक पैसा अधिक खर्च ना किया जा सके। मतलब कि बिना किसी कानून के राज्य या भारत की संचित निधि से कोई भी पैसा जो है एक भी पैसा जो है वो खर्च ना किया जा सके। संसदीय प्रणाली का आधार जो है वो कार्यपालिका अर्थात कह सके कि मंत्रिपरिषद का विधायिका के प्रति उत्तरदायी होना है। मतलब कि संसदीय प्रणाली उसे कहते हैं कि संसदीय प्रणाली किस पर टिकी हुई। संसदीय प्रणाली उस आधार पर टिकी हुई है कि जिसमें यह कहा जा सकता है कि कार्यपालिका जो कह सकते हैं कि एक प्रकार की मंत्रिपरिषद जो है वो विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है और कार्यपालिका पर विधायिका के इस पर नियंत्रण का प्रमुख आधार यह है कि विधायिका जो है वो पूर्णतया वित्तीय प्रणाली का नियंत्रण करती है। अतः अपने उत्तरदायित्व के उचित निर्वहन के लिए विधायिका को ऐसी संस्था की आवश्यकता होती है जो कार्यपालिका से स्वतंत्र रहते हुए सरकार के वित्तीय व्यवहारों के गुण एवं दोषों को देखकर उसके परिणामों को विधायिका के समक्ष प्रस्तुत कर सके। और इस प्रकार से नियंत्रक महालेखा परीक्षक के द्वारा जो प्रस्तुत प्रतिवेदन होता है उसके माध्यम से ही कार्यपालिका का विधायिका के प्रति उत्तरदायित्व जो है वो सुनिश्चित किया जा सकता है। जो महालेखा परीक्षक जो है वो एक स्वतंत्र है। संविधान में इसे स्वतंत्र संस्था के रूप में या कहें एक स्वतंत्र अभिकरण है, अभिकरण कहें या फिर कहें यह एक स्वतंत्र संस्था है। ठीक है। महालेखा नियंत्रक परीक्षक और महालेखा नियंत्रक परीक्षक जो है वह भारत की वित्तीय प्रणाली का सर्वोच्च उत्तरदायित्व निभाता है कि भारत की संचित निधि और राज्य की संचित निधि का खर्च जो है वो किस प्रकार किया जाता है। अगर हम बात करें कि महालेखा परीक्षक के इतिहास के बारे में कि इसका इतिहास क्या कहता है, CAG का इतिहास या CAG का गठन जो है वो कब से हुआ है, तो अगर इसकी बात करें तो यदि महालेखा परीक्षक के ऐतिहासिक विकास पर ध्यान दें तो यह जो पद है यह भारत के औपनिवेशिक शासन यानी ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल से ही प्रारंभ होता है। जब 1753 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1753 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने लेखा एवं लेखा परीक्षण विभाग का स्थापना की थी। इसका कार्य जो था व्यापारिक आय व्यय का परीक्षण करना था
और इसने बंगाल, मद्रास और बंबई के तीनों प्रेसिडेंसी के खाते तैयार करने के लिए अलग अलग संस्थाओं का निर्माण किया। फिर उसके बाद 1857 में सभी खातों के लिए एक जिम्मेदार, एक अलग सामान्य खाता बनाया गया, ठीक है, जिसे भी महालेखा परीक्षक के जैसा ही माना जाता है। लेकिन 1858 में जब भारत का प्रशासन नियंत्रण जो है वो ब्रिटिश क्राउन ने ले लिया, तो महालेखा कार्यालय की स्थापित किया गया और 1860 में सर एडवर्ड ड्रमंड जो हैं वो भारत के पहले महालेखा परीक्षक के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया। भारत सरकार अधिनियम जो 1919 का जो अधिनियम आया था, भारत सरकार अधिनियम 1919 आया था, इसमें महालेखा परीक्षक के पद को जो है वो वैधानिक दर्जा दिया गया। महालेखा नियंत्रक परीक्षक को वैधानिक जो है वो दर्जा 1919 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा दिया गया। और 1935 के भारत शासन अधिनियम या भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा संघीय ढांचे में प्रांतीय महालेखा परीक्षकों का प्रावधान करके महालेखा परीक्षक की स्थिति को और मजबूत किया गया। 1936 में एक आदेश पारित करके महालेखा परीक्षक के लेखांकन और लेखा परीक्षा के कार्यों का विस्तार दिया गया और यह व्यवस्था जो है 1936 से लेकर 1947 तक चलती रही, मतलब इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। जब संविधान लागू हुआ, जब 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ, तो अनुच्छेद 148 में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का प्रावधान किया गया और उच्चतम न्यायालय के समान इसे संवैधानिक दर्जा दिया गया। 1958 में महालेखा परीक्षक के अधिकार क्षेत्र को जम्मू और कश्मीर तक विस्तारित किया गया और 1971 में केंद्र सरकार ने नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कर्तव्य, शक्तियां और सेवा की शर्तें अधिनियम 1971 लागू किया। इसके द्वारा 1971 के जो अधिनियम लागू किया, जो महालेखा परीक्षक की कर्तव्य, शक्तियां और उनकी सेवाओं से संबंधित था, इसके द्वारा ही महालेखा नियंत्रक परीक्षक जो था उसको केंद्र और राज्य सरकार के लेखांकन और लेखा परीक्षा दोनों कार्यों के लिए जिम्मेदार बना दिया गया। फिर 1976 में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को लेखांकन के कार्यों से मुक्त कर दिया गया ताकि उस पर कार्यों के अनावश्यक बोझ को कम कर उसको लेखा परीक्षण की क्षमता में वृद्धि की जा सके। तो ये था कि महालेखा नियंत्रक परीक्षक का इतिहास। अगर महालेखा परीक्षक के से संबंधित जुड़े हुए अनुच्छेदों की बात करें तो महालेखा नियंत्रक परीक्षक के लिए कुछ संविधान के भाग 5 में इसके लिए कुछ अनुच्छेद दिए गए हैं, जिसमें 148 से लेकर 151 तक दिए गए हैं, जिसमें अनुच्छेद 148, 149, 150 और 151, ये 4 जो अनुच्छेद हैं, ठीक है, भाग 5 में जो 4 अनुच्छेद हैं, ठीक है, और ये भाग 5 के अध्याय 5 में ही इनका उल्लेख है। संविधान के जो भाग 5 में भाग 5 के जो 5 अध्याय हैं, उसके 5वें अध्याय में ही महालेखा नियंत्रक परीक्षक का उल्लेख है। तो अनुच्छेद 148 में कहा गया है, भारत का एक महालेखा नियंत्रक परीक्षक होगा और इसी अनुच्छेद 148 में ही नियुक्ति, शपथ और सेवा की शर्तें दी गई हैं। इसके अलावा 49 में सीएजी के कर्तव्य और शक्तियों का वर्णन है अनुच्छेद 149 में। 150 में कहा गया है कि महालेखा नियंत्रक परीक्षक है वो संघ प्लस राज्य दोनों के लेखाओं की जांच कर सकता है। और 151 में है
वो है सीएजी का प्रतिवेदन, जो रिपोर्ट तैयार करेगी उसकी ऑडिट रिपोर्ट जो है वो किसको दी जाएगी, ये सब अनुच्छेद 151 में दी गई। तो सीएजी से संबंधित जो अनुच्छेद हैं वो केवल अनुच्छेद 4 अनुच्छेदों में ही महालेखा नियंत्रक परीक्षक की बात की गई है। अगर बात की जाए कि इन अनुच्छेदों के अलावा भी किन किन अनुच्छेदों में सीएजी का वर्णन है, तो इसकी बात करेंगे तो आर्टिकल 279 में जो दिया गया है, 279 के तहत शुद्ध आगम की गणना, मतलब कि कुल कितना खर्च हुआ या कुल कितना आय हुई, इसकी गणना जो है अनुच्छेद 279 के तहत की जाती है। और साथ में है तीसरी अनुसूची में भी सीएजी से संबंधित बातें कही गई हैं। तीसरी अनुसूची में कहा गया है कि भारत के संविधान की तीसरी अनुसूची के अनुभाग 4 में पदभार ग्रहण के समय की जाने वाली सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों और भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के द्वारा ली जाने वाली शपथ के प्रारूप का उल्लेख है। और साथ में फिर छठी अनुसूची में भी महालेखा परीक्षक से संबंधित बातें की गई हैं। इसमें कहा गया है कि छठी अनुसूची के अनुसार जिला परिषद और क्षेत्रीय परिषद के खातों को राष्ट्रपति के अनुमोदन से नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के प्रारूप में रखा जाना चाहिए, जो है वो छठी अनुसूची में यह कहा गया है। अब आते हैं महालेखा नियंत्रक परीक्षक के कार्यकाल के बारे में कि उसका कार्यकाल क्या है और इसकी नियुक्ति कैसे होती है। जो कार्यकाल और नियुक्ति है, कार्यकाल और नियुक्ति जो है वह जो सीएजी की नियुक्ति है वो अनुच्छेद 148(1) में दी गई। 148(1) में इसका वर्णन है। इसमें कहा गया है कि भारत के महालेखा नियंत्रक परीक्षक की नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और कार्यभार संभालने से पहले वह राष्ट्रपति के सम्मुख शपथ लेता है। और शपथ किस चीज की लेता है कि भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखेगा, भारत की प्रभुता और अखंडता को अक्षुण्ण रखेगा, भारत सम्यक प्रकार से श्रद्धापूर्वक अपनी योग्यता, ज्ञान, विवेक से अपने पद पर कर्तव्यों का भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना पालन करेगा और साथ में ही संविधान की विधियों की मर्यादा बनाए रखेगा। अगर कार्यकाल की बात करें तो कार्यकाल जो इसका है 6 वर्ष या 65 वर्ष जो पहले हो जाए, ठीक है, तक अपने पद पर कार्य करता है। इससे पूर्व भी वह राष्ट्रपति को अब किसी भी समय अपना त्याग पर भेज सकता है और राष्ट्रपति द्वारा इसे केवल उसी रीत से हटाया जा सकता है जिस रीति के आधार पर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जा सकता है, अर्थात संसद के दोनों सदनों के द्वारा विशेष बहुमत से उसके दुर्व्यवहार या अयोग्यता के प्रस्ताव पारित करके ही से हटाया जा सकता है। अगर हम इसकी बात करें कि सीएजी को स्वतंत्रताएं कहां तक हासिल है, कि सीएजी जो है या महालेखा नियंत्रक परीक्षक जो है ये किस हद तक स्वतंत्र है, तो अनुच्छेद 148(1) में जो कहा गया है कि वो है कि पहली जो आती है इसके अंदर कार्यकाल की सुरक्षा कि सीएजी का जो कार्यकाल है कि सीएजी को कार्यकाल की सुरक्षा प्रदान करता है और अनुच्छेद 148(1) इसे केवल संविधान में वर्णित कार्यवाही के माध्यम से हटाया जा सकता है और इस तरह से राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर नहीं रहता है, जबकि इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति ही करता है। इस मामले में कह सकते हैं या भारत के अन्य सिविल सेवकों से यह बेहतर है। दूसरा है कि संसद के द्वारा ही इसका वेतन और अन्य सेवा शर्तें जो हैं वो निर्धारित होती हैं और वेतन जो है वो 148(3) में इसका दिया गया है और इसका वेतन जो है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के बराबर होता है और इसका वेतन, पेंशन और अवकाश, सेवानिवृत्ति की आयु के संबंध में उसके अधिकारों में उसकी नियुक्ति के पश्चात कोई भी परिवर्तन नहीं किए जाएंगे। सेवानिवृत्ति या पद छोड़ने के बाद या भारत सरकार या फिर किसी राज्य के अधीन कोई भी अन्य पद ग्रहण नहीं कर सकता है और भारतीय लेखा परीक्षक और लेखा विभाग में सेवारत व्यक्तियों की सेवा शर्तें और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की प्रशासनिक शक्तियां जो हैं वो राष्ट्रपति के द्वारा बनाए गए नियमों से निर्धारित होंगी और राष्ट्रपति द्वारा इन नियमों का निर्धारण संविधान के प्रावधान एवं संसद द्वारा बनाई गई विधियों के अधीन रहते हुए महालेखा नियंत्रक परीक्षक से परामर्श करने के पश्चात ही किया जाएगा।
इसके कार्यालय के जो खर्च है या सेवारत व्यक्तियों के वेतन भत्ते और पेंशन है वो भारत की संचित निधि पर भारित होंगे और तथा इन पर संसद में किसी भी परिवर्तन के लिए मतदान भी नहीं हो सकता है। जब मंत्री या कोई संसद दोनों के कोई मंत्री संसद के दोनों सदनों में नियंत्रक महालेखा परीक्षक का ना तो प्रतिनिधित्व कर सकता है और ना ही उसके द्वारा किए गए कार्य की जिम्मेदारी ले सकता है। यह है कोई जिम्मेदारी इसकी नहीं ले सकता है। अगर हम इनके कर्तव्यों की बात करें, मतलब सीएजी के कर्तव्यों की बात करें, कर्तव्यों या शक्तियों की इसकी बात करें कि इसको क्या क्या हासिल है क्या क्या हासिल नहीं है, तो संविधान के अनुच्छेद 149 में इसके कर्तव्य और इसकी शक्तियों का उल्लेख है। 149 के अनुसार महालेखा संघ और राज्य और किसी भी प्राधिकारी या निकाय के खातों के संबंध में ऐसी शक्ति का प्रयोग करेगा जो संसद ने उसे कानून बना के सौंपा है। इसके तहत संसद ने 1971 में अगर हम अधिकारों की बात करें तो संघ और राज्यों की संचित निधि, संघ और राज्यों की जो संचित निधि है, आकस्मिक निधि है, लोकलेखा निधि से होने वाले सभी खर्चों का यह परीक्षण करता है। ऐसे केंद्र शासित प्रदेश जैसे दिल्ली, पांडिचेरी और जहां विधानसभा है जैसे जम्मू कश्मीर जो नहीं बनी है, तो उनके भी संचित निधि से संबंधित लेखाओं के खर्चों का वे जो है वो सीएजी ही रखता है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार के कोई भी विभाग जो चाहे व्यापार हो, विनिर्माण हो, उनके लाभ हानि से या लेखाओं की तुलना या उनके बैलेंस शीट जो है उसका लेखा परीक्षण करने का अधिकार और कार्य और कर्तव्य ये सीएजी को ही दिया गया है संविधान के अनुसार। वह केंद्र और प्रत्येक राज्य की मतलब आय और व्यय का लेखा परीक्षण इसलिए भी करता है कि ताकि वह पता कर सके कि राजस्व का निर्धारण और राजस्व का कलेक्शन या फिर उनका आवंटन जो है वो प्रभावी निगरानी सुनिश्चित करने के लिए प्रक्रियाएं जो हैं वो निर्मित हैं या निर्मित नहीं है। वह कर्ज जमा, अग्रिम या निक्षेप निधि जो है या फिर कहें धन प्रेषण से संबंधित या किसी भी प्रकार का लेन देन राष्ट्रपति से जो जुड़ा हुआ है वह उसको ही देखता है। अगर हम कहें भारत सरकार से जुड़ा हुआ, भारत सरकार या राज्य सरकार से जुड़ा हुआ कोई भी किसी भी प्रकार का जो धन है जो खर्च किया जाता है उसकी जांच जो है वो महालेखा नियंत्रक परीक्षक अनिवार्य रूप से करता है और संविधान ने उसे लेखा परीक्षण करने का ही अधिकार दिया हुआ है। केंद्र राष्ट्रपति को इस संबंध में सलाह भी देता है कि केंद्र और राज्यों के लेखाओं को किस प्रारूप में रखा जाना चाहिए और केंद्र सरकार के लेखाओं से संबंधित प्रतिवेदन रिपोर्ट जो है वह राष्ट्रपति को देता है और राष्ट्रपति उसे संसद के समक्ष प्रस्तुत करवाता है और राज्य सरकारों से संबंधित जो रिपोर्ट्स होती है वह राज्य को देता है और राज्यपाल उसे विधानमंडल के समक्ष रखवाता है। ये और जो अनुच्छेद 279 के अनुसार जो है महालेखा नियंत्रक परीक्षक किसी भी कर के जो कर लगाया जाता है उसका जो शुल्क होता है उसके निर्धारण प्रमाण करता है और उसका प्रमाण जो है अंतिम होता है। शुद्ध आगम से मतलब यह होता है कि शुल्क की ऐसी प्राप्तियां जिसमें जो टैक्स होता है उसको कलेक्ट करने की लागत शामिल ना हो, मतलब कि जैसे कोई सरकार ने कोई टैक्स लगाया है उसमें जो कलेक्ट करने की जो लागत है उस लागत को निकालने के बाद ठीक है जो बचेगा उसे शुद्ध आगम कहा जाता है। और संसद की लोकलेखा समिति के मित्र और मार्गदर्शक के रूप में जो कार्य करता है वो महालेखा नियंत्रक परीक्षक है। महालेखा परीक्षक जो है वो 3 प्रकार की लेखा रिपोर्ट ही प्रस्तुत करता है, मतलब कि जो महालेखा नियंत्रक परीक्षक है वह राष्ट्रपति को 3 प्रकार की लेखा रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। एक आती है विनियोग लेखाओं पर लेखा परीक्षण, विनियोग लेखाओं पर परीक्षण, और दूसरा है वित्त लेखाओं पर परीक्षण, और तीसरा आता है सरकारी उपक्रमों पर लेखा परीक्षण, सरकारी उपक्रमों पर लेखा परीक्षण, सरकारी उपक्रमों पर लेखा परीक्षण।
राष्ट्रपति इन रिपोर्टों को संसद के दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत करवाता है और इसके बाद लोक लेखा समिति इसकी जांच करती है और अपने निष्कर्षों से संसद को अवगत कराती है। विनियोग लेखा संसद द्वारा विनियोग अधिनियम के माध्यम से दी गई खर्च की स्वीकृति और वास्तविक खर्च के बीच तुलनात्मक स्थिति को दर्शाता है, जबकि वित्त लेखा सरकार की वार्षिक आय और व्यय को दर्शाता है। ठीक है, अगर बात की जाए कि किस संदर्भ में महालेखा नियंत्रक परीक्षक की क्या क्या भूमिकाएं होती हैं, जैसे वित्तीय प्रशासन। वित्तीय प्रशासन में भारत के संविधान और संसदीय विधि को प्रभाविता को बनाए रखने में नियंत्रण में महालेखा परीक्षक की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। वह खर्चों के लेखा परीक्षण का कार्य संसद के माध्यम से करता है। इस तरह से कह सकते हैं कि यह संसद का एजेंट होता है और केवल उसी के प्रति जिम्मेदार होता है। तो वित्तीय प्रशासन में महालेखा परीक्षक की यह भूमिका है। अगर जवाबदेही की सुनिश्चितता की बात की जाए तो वित्तीय प्रशासन के क्षेत्र में कार्यपालिका का संसद के प्रति उत्तरदायित्व को नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अपनी लेखों रिपोर्टों के माध्यम से सुनिश्चित करता है। अगर पारदर्शिता की बात की जाए तो सीएजी को यह निर्धारण करना होता है कि विधिक रूप से जिस कार्य के लिए धन का आवंटन किया गया है वह उसी सेवा में या उसी प्रयोजन में लगाया गया है या नहीं, क्या खर्च अधिकार के अनुरूप किया गया है, क्या अधिकार के अनुरूप नहीं किया गया है। और दोपहर है राजकोषीय निगरानी, मतलब राजकोषीय निगरानी जैसे कि जो भारत का राजकोष है उसकी भी निगरानी सीएजी ही करता है। और जबकि और लेखा परीक्षण के नियमों का निर्माण जो है खर्च के लेखा परीक्षण के संदर्भ में सीएजी को अधिक स्वतंत्रता प्राप्त है। वह इस संबंध में लेखा परीक्षक के विशेष क्षेत्र का निश्चित करता है, स्वयं अपनी लेखा परीक्षा संहिताओं का और उनकी नियमावली का निर्माण भी वही करता है। सीएजी की रिपोर्ट जो होती है वो भ्रष्टाचार और सरकारी धन के दुरुपयोग को उजागर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जैसे कोयला घोटाला, राष्ट्रमंडल घोटाला, 2G स्पेक्ट्रम आवंटन घोटाला आदि को उजागर करने के पीछे जो है वो सीएजी की ही रिपोर्ट आधारित थी। अगर बात करें कि सीएजी की भूमिका को सीमित कैसे किया जाता है तो सबसे पहले आ जाता है सरकारी निष्क्रियता। कि सरकारी निष्क्रियता कैसे रहती है कि सीएजी की अधिकांश रिपोर्टों को सरकारी रिकॉर्ड में सम्मानजनक स्थान नहीं मिल पाता। कई बार सरकार सीएजी के निष्कर्षों को नजरअंदाज कर देती है और सीएजी द्वारा अनुरोध किए गए दस्तावेजों और उत्तरों को प्रस्तुत करने के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है और न ही प्रस्तुतिकरण से इनकार के लिए कोई अवमानना की कार्रवाई का प्रावधान है। मतलब कि सीएजी ने किसी सरकार से कोई दस्तावेज मांगा या उनका उत्तर मांगा तो इसके लिए कोई टाइम निर्धारित नहीं है कि कब तक सीएजी को उपलब्ध कराना है, और अगर उसने सरकारों ने अगर प्रस्तुत नहीं किया है तो अवमानना की कार्रवाई का भी उसके पास कोई प्रावधान नहीं है। अगर बात करें कम स्वतंत्रता भी इसका एक कह सकते हैं कि सीएजी को प्राप्तियां भंडार और स्टॉक के लेखा परीक्षण में कम स्वतंत्रता प्राप्त है। उसे खर्चों के अतिरिक्त अन्य लेखा परीक्षणों को पूरा करने के लिए नियमावली को संदर्भ में कई बार सरकार से स्वीकृति लेनी पड़ती है। और गुप्त सेवा व्यय के मामले में सीएजी की लेखा परीक्षण की कुछ सीमाएं भी हैं, जैसे कि सीएजी जो है वो कार्यकारी एजेंसियों के द्वारा किए गए व्यय का विवरण नहीं मांग सकता। मतलब कि अगर सीबीआई है, रा है, इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट है, इनका जो खर्च होता है उसके बारे में जानकारी जो है सरकार उन विभागों से नहीं मांग सकता है। ठीक है, और यदि नियंत्रक महालेखा द्वारा रिपोर्ट को सौंपने के बाद रिपोर्ट को 1 महीने के अंदर विधेयिका में प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक इस रिपोर्ट को सार्वजनिक डोमेन में भी जारी नहीं कर सकता। अगर खर्च के बाद लेखा का परीक्षण है, मतलब कि भारत के संविधान में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की परिकल्पना जो है नियंत्रक सहित महालेखा परीक्षक के रूप में की गई है, लेकिन व्यवहार में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक केवल महालेखा परीक्षक की भूमिका निर्वाह कर रहा है। अगर दूसरे अन्य शब्दों में कहें तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का भारत की संचित निधि से धन निकासी पर कोई नियंत्रण नहीं है। महालेखा नियंत्रक परीक्षक की भूमिका खर्च के बाद केवल लेखा परीक्षण में है, यानी नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक को भारत का पोस्टमार्टम अधिकरण भी कहा जा सकता है। और नियंत्रक परीक्षक महालेखा के औचित्यपूर्ण लेखा परीक्षण जो है विवेकाधीन है, अतः आवश्यक नहीं है कि अपेक्षित होने के बावजूद भी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक खर्चों के औचित्य पर टिप्पणी कर सके। तो ये चीजें जो हैं वो बनाई जाती हैं। अगर हम बात करें ब्रिटिश अधिकारी से इसे कैसे तुलना कर सकते हैं, भारत का महालेखा परीक्षक केवल महालेखा परीक्षक की भूमिका निभाता है, नियंत्रक की नहीं, जबकि
ब्रिटेन का जो नियंत्रक महालेखा परीक्षक है वो महालेखा परीक्षक के होने के साथ साथ वहां के नियंत्रक के रूप में भी कार्य करता है। अर्थात कह सकते हैं ब्रिटेन का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक सार्वजनिक धन की प्राप्ति और व्यय पर नियंत्रण करता है, और वहीं भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक का सचिन दिन से निकासी पर कोई पूर्व नियंत्रण नहीं है। भारत में जो नियंत्रक महालेखा परीक्षक पैसा खर्च किए जाने के बाद के खातों का लेखा परीक्षण करता है, जबकि ब्रिटेन के सरकारी खजाने से कोई भी पैसा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की मंजूरी के बिना नहीं निकाला जा सकता। भारत में महालेखा नियंत्रक परीक्षक संसद का सदस्य नहीं होता है, जबकि ब्रिटेन में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो है वो हाउस ऑफ कॉमन्स का एक सदस्य है। लेकिन दोनों पदों में कुछ समानताएं भी हैं, जैसे कि ब्रिटेन में लेखाओं का तैयार करने का कार्य संबंधित विभागों के द्वारा किया जाता है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के द्वारा नहीं। भारत में भी सन 1976 से में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को लेखा तैयार करने के कार्य से मुक्त कर दिया गया। एक राजनीतिज्ञ हैं पॉल एच एपलबी ने इसकी पद की आलोचना की है। लोक प्रशासन के जो विद्वान हैं उन्होंने ये कहा कि महालेखा नियंत्रक परीक्षक के बारे में कि नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की लेखा परीक्षा दमनात्मक और नकारात्मक प्रभावों को भी जन्म देती है। आज नियंत्रक और महालेखा परीक्षक शासन में निर्णय लेने और काम करने की बढ़ती अनिच्छा का प्राथमिक कारण है। वास्तव में नियंत्रक परीक्षक का कार्य बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन लेखा परीक्षक अच्छे प्रशासन के बारे में नहीं जानते हैं और अच्छे प्रशासन के बारे में बहुत अधिक जानने की उनसे उम्मीद भी नहीं की जा सकती। किसी विभाग का उप सचिव अपने विभाग की समस्याओं के बारे में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक तथा उसके सभी कर्मचारियों से ज्यादा जानता है। वास्तव में भारत में नियंत्रक और महालेखा परीक्षक जो है वो औपनिवेशिक शासन की एक विरासत के रूप में ही कार्य कर सकता है। लेखा परीक्षण के बारे में जानते हैं, लेकिन यह प्रशासन नहीं है। लेखा परीक्षा आवश्यक है, लेकिन एक संकीर्ण दृष्टिकोण और सीमित उपयोगिता वाला अत्यंत जो है वो नीरस कार्य है। जो इससे पहले जो भारत के सीएजी रहे हैं विनोद राय, उन्होंने कई सुझाव दिए थे कि सीएजी में क्या क्या बदलाव होने चाहिए। सभी सार्वजनिक और निजी भागीदारी जो हैं और पंचायती राज संस्थान और सरकार के द्वारा वित्त पोषित सोसाइटीज को भी सीएजी के दायरे में लाना चाहिए, ये विनोद राय की सिफारिश थी। और साथ में कहा कि सीबीएसई की चयन तर्ज के आधार पर एक नियंत्रक महालेखा परीक्षक चुनने के लिए एक कॉलेजियम प्रकार का एक तंत्र व्यवस्थित होना चाहिए या ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिए। तो ये थे हमारे आज का टॉपिक महालेखा नियंत्रक परीक्षक।